नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल एग्जाम एडुकेटर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम एडुकेटर में। बहुत छोटी सी क्लास होगी आज एनसीईआरटी की। उसका कारण ये है कि बहुत तोड़ तोड़ कर मैं इसको चैप्टर को ले रहा हूँ। एक साथ लेने से क्या हो जाएगा, कुछ चीजें गड़बड़ा जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और मैंने ये क्लास इसीलिए स्टार्ट की है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो हमारे परिचित बच्चे हैं, जिनके बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनके लिए मैंने क्लास स्टार्ट की। जो ग्रुप बना है उसमें कुछ बच्चे से ऐसे हैं जो लगातार लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग दे रहे हैं। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर अभी मेरा बेस कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैं ग्रुप में शामिल हूँ, कुछ ऐसा करिए जिससे हमारा बेस कंप्लीट हो जाए। तो मैंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर इनको समझाई जाए थोड़ी सी, तो फिर अच्छा ये लोग भी कर जाएंगे। और उस ग्रुप में जो शामिल बच्चे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि उसमें से कम मैं देख रहा हूं 15 से 20 लड़के जो लगातार लिख रहे हैं। उनका आज नहीं तो कल सिलेक्शन जरूर होगा, आप देखिएगा। बस इतनी विनती है एक, कि नाम जरूर लेना मास्टर का, डायरेक्टर का नहीं। कि नहीं, मुझे उन उन लोगों ने पढ़ाया था, बस उतना ही काफी है। क्योंकि प्रोत्साहन हर किसी को चाहिए, आपको भी चाहिए। और अगर तैयारी करेंगे, निरंतर तैयारी का मतलब है कि ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, तो सिलेक्शन जरूर होगा। ये आप मानकर चलिए। निरंतरता ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इसलिए निरंतर काम करिए, लिखिए, किसी भी तरीके से लिखने की कोशिश करिए। गलत लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पर किस एग्जामिनर हॉल में अगर आप बैठे होंगे एग्जाम हॉल में, तो एग्जाम हॉल में आपके जो लेखन शैली है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए बस। और वो तभी होगी जब लगातार आप लिखते रहेंगे। अपने बारे में लिखिए, अपने माता पिता के बारे में लिखिए। नहीं मन लगता है तो घूमने जाते हैं, शाम को आके डायरी लिख लीजिए। और फिर भी नहीं लगता है तो एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूं, छोटे छोटे प्रश्न तो कम से कम लिख कर दिखाई सकते हो कि 30 नंबर 20 नंबर की ये चीजें लिख कर दिखा सकते हो। दिखाओ, अपने आप सिलेक्शन की कगार पर आप पहुंच जाएंगे। आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और भाई देखिए, हर कोई पुशअप मरवाने की कोशिश नहीं करता है। केवल फीस पर केंद्रित होकर लोग काम करते हैं। उनका ये तात्पर्य है, वो कहते हैं कोचिंग इंडस्ट्री। और बच्चे को वो केवल और केवल एक ग्राहक समझते हैं, और ग्राहक ने पैसा दिया और पैसा देने के बाद संबंध खत्म। फिर ना उनको सुविधाएं देना, ना उनकी एक तरह से जो मोटिवेशन है, वो सारा काम टीचर करता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को एक समय के बाद में मोटिवेशन की जरूरत होती है और पुशअप करने की जरूरत होती है, हर किसी को होती है। मैंने कहा कि काम शुरू किया जाए और आप लोगों को पुशअप करते हुए आगे बढ़ाया जाए। मेरे इस ग्रुप में मैं दावे से कह सकता हूं 20 बच्चे ऐसे हैं कि वो रिजल्ट देंगे 100%, 2024 में नहीं तो 2025 में। देखिएगा आप लोग, इसी ग्रुप से ही बच्चे कुछ ऐसे हैं जो रिजल्ट देंगे। और यूपीएससी यूपी पीसीएस में ये रिजल्ट जरूर मिलेगा। बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ, जितने भी हैं उसमें से रिजल्ट मिलेगा, ये मुझे पता है, क्योंकि क्रीम है उसमें। ये आप मानकर चलिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग कहाँ हम लोग पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी की क्लास मैंने इसलिए स्टार्ट की कि जो बेसिक कंप्लीट नहीं है कुछ बच्चों का, उनका बेसिक भी कंप्लीट हो जाए। तो एनसीईआरटी का जो ऊपरी सिलेबस है, थोड़ा सा अपर लेवल जो है, उसको कवर कर रहा हूं। टीआर जैन की किताब
उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो मेंस भी थोड़ा क्लियर होते हुए दिखाई देगा। आपने देखा होगा उसकी जो भाषा है वो मेंस के बेस्ड पर बनी हुई भाषा है, तो वो भी कवर होगा। और इससे क्या होगा, एक फायदा आपको ये मिलेगा कि जब वो कवर होगा तो लेखन शैली के साथ पीटी के क्वेश्चंस भी निकल आएंगे। यूपी बिहार में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग कहां छोड़े थे पिछली क्लास, सेकंड क्लास कहां छोड़ी थी। तो सेकंड क्लास में आपको याद होगा क्या, मैंने अर्थव्यवस्था की समस्याओं की बात की थी। याद है कि अर्थव्यवस्था की समस्याएं क्या है। ठीक है, तो समस्याएं मैंने एक तरह से प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की जब बात की थी, तो एक समस्या थी कि क्या उत्पादन किया जाए। ठीक है, कैसे उत्पादन किया जाए, है ना, कैसे उत्पादन किया जाए। और तीसरा क्या था, किसके लिए उत्पादन किया जाए। यही तो था, समझिएगा। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये तीन चुनौतियां बन गई थी अर्थव्यवस्था की। और इनका चुनौती किस रूप में हमने देखी थी, हमने देखी थी क्या उत्पादन किया जाए, अर्थात पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ठीक है, या उपभोग वस्तु का उत्पादन किया जाए। ठीक है, और इस चुनौती को मैंने बड़े कायदे से आपको समझाया था कि भैया अगर पूंजीगत वस्तु का उत्पादन होगा तो क्या होगा, और उपभोग वस्तु का उत्पादन होगा तो क्या होगा। ठीक है, कैसे उत्पादन किया जाए ये भी हमने यहां पर समझाया था। ठीक है, श्रम प्रधान उद्योगों के बेस पर किया जाए या पूंजी प्रधान उद्योगों के बेस पर किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम। ठीक है, किसके लिए किया जाए, अर्थात निर्धन के लिए किया जाए। ठीक है, या धनी के लिए किया जाए। और ये सब कारण क्यों ऐसा हो रहा था ये भी मैंने समझाया था। आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, तो इसका कारण क्या निकल कर आया था, आपको याद होगा कि इसका कारण था कि संसाधन अर्थव्यवस्था में क्या थे, दुर्लभ थे। ठीक है, संसाधन अर्थव्यवस्था में क्या है, दुर्लभ। ठीक है, और वैकल्पिक प्रयोग के रूप में भी हो रहा है एक दूसरा गुण, यही तो मैं समझाया था। क्लियर हुआ कि नहीं, याद आ गया। अर्थव्यवस्था के रूप में ये चुनौती बनकर जब निकल कर आया तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है कि संसाधनों का अर्थव्यवस्था में दुर्लभ प्रयोग या वैकल्पिक प्रयोग के कारण से चुनौती बनता है। इसका मतलब सीमित संसाधन है और उन संसाधनों को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, तो उनके सामने ये समस्याएं उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगी अर्थव्यवस्था में। ये पिछली क्लास में मैंने डिस्कशन किया था, आप लोगों को पता होगा। और फिर मैंने कहा था कि देखो केंद्रीय समस्याओं के साथ में एक और चीज जुड़ी हुई है जिसे उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी चैप्टर के साथ एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है, अभी बता देता हूं, सीमांत अवसर लागत, वो भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग क्या है कि इसको ग्राफिक मेथड से इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो कैसे ग्राफ बनेंगे बस केवल हम इतना समझेंगे। ठीक है,
अगर अर्थव्यवस्था में पूंजी आ जाती है तो कैसा ग्राफ बनेगा। अर्थव्यवस्था में अगर निर्धन के लिए बनाया जाता है और गरीब के लिए बनाया जाता है वस्तुएं तो कैसा ग्राफ बनेगा, उसी को एक तरह से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उत्पादन संभावना वक्र एवं केंद्रीय समस्याएं। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र एवं अर्थव्यवस्था की समस्याएं। ठीक है, या समस्याएं। ये इसके साथ अब हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, उत्पादन संभावना वक्र को उत्पादन संभावना वक्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, याद रखेंगे आप लोग, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से जानते हैं, अर्थात पीपीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कोई अन्य नाम भी है। ठीक है, अन्य नाम भी इसके आते हैं जो आपको देखने हैं और समझने हैं। तो कौन कौन से अन्य नाम यहां पर रिप्रेजेंट होकर निकल कर आते हैं, तो इसी को बोलते हैं क्या, एक तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, उसी तरह से बोलते हैं इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से भी जानते हैं, फ्रंटियर। ठीक है, एक नाम ये आ जाता है इसका। और भी इसी को एक तरह से बोलते हैं क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीसरा इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर के नाम से जानते हैं इसी को। ठीक है, या इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, कई नाम से। इतने नाम एक तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रंटियर भी कहते हैं इसी को, बाउंड्री भी कहते हैं इसी को, फ्रंटियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी कहते हैं। कुछ भी लिखा आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये क्या है। ठीक है, ये कहता है कि उत्पादन संभावना, ठीक है, वक्र, ऐसे ही है ना। उत्पादन का मतलब है क्या कि आगत और निर्गत। ठीक है, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए इनपुट लगाया जाता है और उसके बदले में हमें क्या प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए क्या है, कुछ वस्तुओं को बनाने के लिए इनपुट लगाया जाता है और उसके बदले में हमें क्या प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। इतना तो समझ में आ गया।
अब ये आउटपुट जो आपको प्राप्त हो रहा है, यही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है, जो कि विनिर्माण प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आउटपुट ही प्रोडक्शन है। संभावना, संभावना का मतलब है चांसेस। ठीक है, या कॉम्बिनेशन। संभावना का मतलब चांसेस या कॉम्बिनेशन। कैसे चांसेस या कॉम्बिनेशन? ठीक है, उत्पादन के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और वक्र का मतलब है ग्राफ। वक्र का मतलब है क्या? ग्राफ। तो तीन चीजें एक तरह से रिप्रेजेंट होकर निकल कर आएंगी। ठीक है, तीन बातें कैसे? प्रोडक्शन की कॉम्बिनेशन बनेंगे ग्राफ के माध्यम से। कैसे ग्राफ के माध्यम से? जैसे हमने कहा संसाधन सीमित है, समझिएगा, ये तो हमने समझा ही था, सीमित है। अब सीमित संसाधनों से मुझे वस्तुएं बनानी है, उत्पादन करना है। ठीक है, हम एक तरह से दो वस्तुएं ले लेते हैं उत्पादन करने के लिए, मान लेते हैं। ठीक है, संसाधन के लिए दो वस्तुएं बनाने के लिए ले लेते हैं। एक ले लेते हैं एप्पल और एक ले लेते हैं गेहूं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? एक कॉम्बिनेशन मिलेगा कि मैं 50-50% क्या करूं, एप्पल और गेहूं को उत्पादन कर दूं। एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा, संभावना ये बनेगी। एक संभावना क्या बनेगी? मैं 80% एप्पल यूज करूं, एप्पल का उत्पादन करूं 80%। ठीक है, कितने परसेंट? 80%। और 20% में गेहूं का। एक ये संभावना बन गई ना, कि भाई उस लैंड पे मैं उत्पादन करूंगा क्या, 80% भाग पर एप्पल और 20% भाग पर गेहूं। एक संभावना ये, क्योंकि संसाधन तो क्या है? सीमित है, दुर्लभ है। तो कॉम्बिनेशन बनाना है मुझे कि किसको कौन सी वस्तु उत्पादित करने पर क्या होगा। ठीक है, या थर्ड कॉम्बिनेशन ऐसे ले लो। ठीक है, 60% और 60% और 40%। ठीक है, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बन गया? 60 और 40 का। एक ये कॉम्बिनेशन बना ले, तो कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गए होंगे। उत्पादन के कॉम्बिनेशन बनेंगे एक ग्राफ के माध्यम से। क्यों बनाते हैं ऐसा? उसका कारण मैंने बताया कि संसाधन सीमित हैं बाबू लोगों, और उनका वैकल्पिक प्रयोग भी होता है। इस कारण से हमको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब जब संसाधन सीमित को हम ग्राफीय मेथड में बांटते हैं, डालते हैं, तो हम जब ग्राफ के मेथड में डालते हैं तो कुछ जो मान्यताएं हैं उनको लेकर चलते हैं। कुछ एजम्पशंस हैं जो हम पहले से ही बना लेते हैं विज्ञान की तरह। ठीक है, और कुछ मान्यताएं हैं उसके बेस पर ही ये एजम्पशन किया जा सकता है, नहीं तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मांग का नियम कहता है अन्य बातें स्थिर रहें, तो अन्य बातें स्थिर रहे का तात्पर्य क्या है? कुछ बातों को हम इस कांस्टेंट कर रहे हैं, तभी चीजें। तो वो क्या है? मान्यताओं पर आधारित है कि ये बातें स्थिर रहें तभी। सेम यहां पर भी। ठीक है, कि जो हम एक तरह से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन में हम, ठीक है, कुछ बातों को स्थिर मानकर चल रहे हैं। ठीक है, कैसे स्थिर मानकर चल रहे हैं? जैसे, ठीक है, कुछ मान्यताओं को लेकर चल रहे हैं जो कि होनी चाहिए तभी ये कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो कैसे होगा? जैसे जस्ट लाइक ये है, संसाधन
मौजूद हैं। ठीक है, मौजूद का मतलब है फिक्स्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कमी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। संसाधन अवेलेबल होने चाहिए, अगर संसाधन अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम है। इसलिए संसाधन अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, दूसरा, ठीक है, दिए हुए संसाधन का पूर्ण एवं कुशल उपयोग, यह भी बहुत जरूरी है। और तीसरी कंडीशन आपकी बनती है क्या, तकनीकी स्थिर, टेक्नोलॉजी में चेंजेस नहीं होगा। अगर ये एक तरह से चीजें नहीं होंगी तो फिर ग्राफ अलग बनेगा। अगर ये बातें नहीं होंगी तो ग्राफ क्या बनेगा, अलग बनेगा। अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर कैसे ग्राफ बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, कैसा ग्राफ बनते हुए दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें वक्र बनाना है, कर्व बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो हमें वस्तुएं लेनी चली पड़ेंगी। ठीक है, हम कितनी वस्तुएं ले लें सर? अब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे चाहिए क्या, दो एक्सिस। ग्राफ में तो दो ही एक्सिस हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं एक्सिस? नहीं भैया, दो ही एक्सिस हो सकते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। दो ही ग्राफ में एक्सिस हो सकते हैं, तीसरा एक्सिस कैसे होगा? तो इसका मतलब हम दो ही वस्तु ग्राफ के माध्यम से ले सकते हैं, इससे ज्यादा वस्तुएं नहीं ले सकते। एक तरफ एप्पल ले लिया, ठीक है, एक तरफ मैंने गेहूं ले लिया, तो संसाधन मौजूद हैं, फिक्स्ड हैं, पहली कंडीशन ये फॉलो अप कर लिया। ठीक है, फिर संसाधनों का पूर्ण दोहन हो रहा है, मतलब गेहूं का भी पूर्ण दोहन और एप्पल का भी पूर्ण दोहन होगा। ठीक है, वो कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन यहां पर क्या है, टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है। ठीक है, तो फिर ये कहते हैं कि अगर हम इसके बेस पर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कैसे कॉम्बिनेशन बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक एग्जम्पशन है कि भैया कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे, देखो भैया। ठीक है, कैसे, ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये एप्पल है, या इसको ऐसे बना लो, खड़े में बना लोगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बन जाएगा इस तरह से। लो, ठीक है, ये एप्पल है, ये क्या है, गेहूं है। एक कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, अगर मान लेते हैं कि एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सबसे पहले एप्पल का अगर मैं 100 टन का उत्पादन करता हूं तो गेहूं का उत्पादन 0 हो रहा है। एक कॉम्बिनेशन हमने ये बना लिया। एप्पल का कितना कर रहे हैं हम, 100 टन अगर उत्पादन कर रहे हैं तो गेहूं का कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, अब अगर बी कंडीशन की अगर हम बात करें तो बी कंडीशन में अगर मान लेते हैं कि 90 टन अगर एप्पल का उत्पादन हो रहा है तो 10 टन गेहूं का उत्पादन। ठीक है, फिर सी कंडीशन, अगर मैं गेहूं का उत्पादन 20 टन करता हूं तो 70 टन उत्पादन होता है किसका, एप्पल का। एक कॉम्बिनेशन हमने ये बना लिया इकोनॉमिक्स में, एजम्पशन है ना। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये बनाया। एक कॉम्बिनेशन मैंने ये बनाया क्या, 30 टन उत्पादन हो रहा है तो 40 टन हम लोग उत्पादन कर रहे हैं किसका, एप्पल का।
डिकॉम्पिटिशन। और अगर यहां पर 40 टन का उत्पादन होगा तो 0 उत्पादन हो रहा है किसका? एप्पल का। ये ई कंडीशन, ठीक है। ये हमने एक तरह से कंडीशनें रिप्रेजेंट कर दी आप लोगों के बीच में, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि भैया हमने कॉम्बिनेशन बना दिए। ये तो भैया आवाज है, ये एक तरह से क्या है, कॉम्बिनेशन बना दिए मैंने। जस्ट लाइक ये समझो कि ऐसे मैंने ये कॉम्बिनेशन बना दिए, यही तो है ना कॉम्बिनेशन। 50-50%, 80-20%, 60%। संसाधन सीमित है कि भैया हम 50% एप्पल का उत्पादन करेंगे और 50% वीट का उत्पादन। कॉम्बिनेशन बना दिए हमने, कॉम्बिनेशन ऐसे बना लिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन हमने ऐसे बना लिए। अब जब कॉम्बिनेशन को हम ग्राफ के माध्यम से बांटते हैं, कैसे? ग्राफ के माध्यम से, तो हमको एक ग्राफिक मेथड प्राप्त होता है यहां पर, ठीक है। नब्बे, 70, 40, ठीक है। 90, 70, 40। ये एक्चुअली में ग्राफ जो है, ग्राफ से बनाएंगे तो बहुत बेहतर बनता है, ठीक है। ग्राफ से बनाएंगे तो बहुत बेहतर बनता है। ये कितने हैं? 100 टन गेहूं। कितना टन है? 100 टन गेहूं, ठीक है। दूसरी कंडीशन, ये कितने टन है? 90 टन। ये कितने टन? 90 टन। ये कितने टन? 70 टन। ये कितने टन? 40 टन। क्या? एप्पल। ठीक है, टी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया टन को, ठीक। ये कितना? ये 0। ये कितना? 10, 20, 30 और 40। ये पॉइंट 40, ये पॉइंट 30, ये पॉइंट 20 और ये पॉइंट। एक ग्राफ से मैंने इसको बना दिया। 90 टन एक तरह से गेहूं का अगर एप्पल का उत्पादन करते हैं तो 10 टन गेहूं हो रहा है, ठीक है। 100 टन अगर उत्पादन किया तो 0 टन गेहूं का उत्पादन हुआ। देख रहे होंगे आप, 0 है, ठीक है। और अगर हम यहां पर क्या करते हैं कि, ठीक है, अगर हम 70 टन का उत्पादन कर रहे हैं तो गेहूं कितना? 20 टन। एक कॉम्बिनेशन ये बनाया, एक कॉम्बिनेशन 40 टन के साथ में 30 टन को हमने बनाया, और 40 एक तरह से टन गेहूं का कर देते हैं तो एप्पल कितना? 0 का कॉम्बिनेशन है। इस तरह से एक कॉम्बिनेशन मैंने बना दिए आपके अर्थव्यवस्था, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, कॉम्बिनेशन बना दिए। ये कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है? कॉम्बिनेशन कह रहा है कि ये ग्राफ जो है ये डाउनवर्ड बन रहा है। कैसे बन रहा है ये ग्राफ? ये ग्राफ डाउनवर्ड बन रहा है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। डाउन, हाँ सर, डाउन तो बन रहा है ग्राफ, नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा डाउनवर्ड क्यों बन रहा है ग्राफ, ठीक है। ये बना रहा है कि अगर मैं एक का उत्पादन बढ़ाता हूं, देख रहे होंगे आप, बढ़ रहा है उत्पादन, एक का उत्पादन बढ़ा रहा हूं, 10 टन से 20 टन, 20 टन से 30 टन, 30 टन से 40 टन, तो दूसरे का उत्पादन क्या होता है? कम होता है। इसी कारण से जो ग्राफ है वो क्या होगा? डाउनवर्ड रिप्रेजेंट होगा। अर्थात ये शो करेगा इकोनॉमी में ग्राफ के माध्यम से कि डाउनवर्ड क्यों बन रहा है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा क्या कि एक वस्तु का उत्पादन अगर बढ़ता है
ठीक है, तो दूसरी वस्तु का उत्पादन क्या होगा? का उत्पादन बढ़ेगा, कम होगा। दूसरी वस्तु का उत्पादन कम होगा। इसी कारण से एक ग्राफ कैसे बनता है? डाउनवर्ड बनता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि उत्पादन संभावना वक्र अगर नीचे की ओर जा रहा है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है क्या कि गेहूं का अपोजिट संबंध है किसके साथ? एप्पल के साथ में। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा क्या? गेहूं का अपोजिट संबंध है किससे? एप्पल के साथ में। ये बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख रहे होंगे एप्पल का उत्पादन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एप्पल का उत्पादन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 100 टन से 90 टन, 90 टन से 70 टन, 70 टन से 40 टन एप्पल का उत्पादन कम हो रहा है और गेहूं का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। तो इसका तात्पर्य है कि अगर गेहूं का उत्पादन यहां पर बढ़ता है तो एप्पल का उत्पादन कम होगा। इनडायरेक्टली रिलेशन है, इनडायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है, अगर एप्पल का उत्पादन बढ़ रहा है तो गेहूं का उत्पादन क्या होगा? कम होगा। इसी कारण से ग्राफ कैसे बनता है? डाउनवर्ड बनता है। इसी कारण से ये ग्राफ कैसे बनता है? डाउनवर्ड बनता है। डाउनवर्ड का मतलब एक कौन सी शेप आ गई? कॉनकेव शेप आ गई। ठीक है, कैसी शेप आ गई? है ना, ऐसी शेप आ गई, कॉनकेव शेप। क्या सर ये ग्राफ कॉन्वेक्स नहीं हो सकता है? हो सकता है, याद रखेंगे ये भी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा, क्या यह कॉन्वेक्स नहीं हो सकता है? तो आपको याद रखना है क्या? हो सकता है। ठीक है, कुछ कंडीशन है, जब नेक्स्ट उसमें चलेंगे ना उस समय इसको समझाएंगे। क्या स्ट्रेट लाइन बन सकती है इसमें? ठीक है, क्या स्ट्रेट लाइन बन सकती है? सीधी रेखा बन सकती है? हां, बन सकती है। कैसे? ऐसे समझो, उत्पादन संभावना वक्र में ऐसे भी बन सकता है और ये लाइन भी बन सकती है। ठीक है, इतना तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हाँ, तीनों से बन सकते हैं, कॉनकेव शेप, कॉन्वेक्स शेप और, ठीक है, ये। अब ये वाली कंडीशन कब बनेगी? ये अभी आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें। ठीक है, मार्जिन यूटिलिटी रेट जब माइनस में जाता है, निगेटिव में जाता है, तो ये शेप बन सकता है। ठीक है, और मार्जिन यूटिलिटी एक तरह से क्या है? अपॉर्चुनिटी, सॉरी, मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब स्थिर हो, ठीक है, कांस्टेंट हो, तो ये शेप बनेगा। ठीक है, और मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सीमांत अवसर लागत, जब एक तरह से घट रही हो, निगेटिव हो, डिक्रीजिंग में चल रही हो, तो ये शेप बनेगा। बाद में चर्चा करेंगे, अभी नहीं। बस आप ये मानकर चलो कि हाँ, हमेशा ही एक तरह से ग्राफ कैसे बनता है? वैसे ये एक तरह से क्या है कि कॉनकेव शेप में बनता है, जो
और कॉनकेव शेप में बनता है, कॉन्वेक्स भी बन सकता है, स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है, दोनों ही बन सकती है। ये भी आपको याद में रखकर चलना है। लेकिन फिलहाल में तो हम ये कह रहे हैं कि ये डाउनवर्ड इसलिए बनता है। क्यों डाउनवर्ड बनता है? क्योंकि दो वस्तुओं के उत्पादन में अगर एक का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो दूसरे का उत्पादन कम होता है। ये संबंध को प्रदर्शित करता है ये डाउनवर्ड ग्राफ। ठीक है, उत्पादन की संभावना का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो यही कि एक का उत्पादन अगर बढ़ाएंगे तो दूसरे का कम होगा। ये लाइन आपको याद रखकर चलनी है। इतनी तो आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कैसे ग्राफ बन सकते हैं? ये तब की है जब वो कंडीशन मान्यताओं पर आधारित है। वो सारी चीजें अगर कौन चीजें रहेंगी तभी ये ग्राफ बनते हुए दिखाई देगा। ये कंडीशन तो हम बाद की बात है, सीमांत अवसर लागत की तो हम बाद की बात करेंगे। जब आगे चैप्टर में चलेंगे तब हम इनके ग्राफ को समझाएंगे, अभी नहीं समझाएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप बस केवल और केवल क्या है कि उत्पादन संभावना वक्र को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इन मान्यताओं पर आधारित है, आपको समझ में आ गया होगा। उत्पादन चांसेस कॉम्बिनेशन बनेंगे, किसके ग्राफ बन रहे हैं? इस रूप में एक तरह से ग्राफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब नेक्स्ट, तो समस्याएं क्या थी, चुनौतियां क्या क्या थी, हम उन ग्राफ को एक तरह से इन चुनौतियों के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, चुनौती ये थी, समस्याएं थी अर्थव्यवस्था की, याद करिए। की चुनौती, पहली चुनौती समस्या, क्या उत्पादन किया जाए? ठीक है, यही है ना? किया जाए। पहली तो बात ये, क्या उत्पादन किया जाए, यही ना? व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, याद होगा आपको, है ना? ठीक है, अब क्या उत्पादन किया जाए, जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आए आपके दिमाग में, व्हाट टू प्रोड्यूस, तो अब ग्राफीय मेथड से इसको कैसे समझेंगे? तो ग्राफीय मेथड से अगर हम समझने की बात करते हैं तो ऐसे ग्राफ का मेथड बनेगा। ठीक है, ग्राफ का मेथड ऐसे बनेगा, यही है, ये एप्पल था, याद है? ठीक है, और ये क्या था, गेहूं था, याद है? ये ग्राफ बन गया था, और ये ग्राफ जब बना था तो इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा था, याद होगा आपको। ठीक है, 100, 90, 70, है ना? 100 नंबर 70, ये 40 था, ये 30 था, ये 20 था, यही था ना? ठीक है, 20 टन, 30 टन, 40 टन, 70 टन, 90 टन, 100 टन। देखो अब इस ग्राफ को समझो, इस ग्राफ को समझो। ये वाला पॉइंट जो है ये क्या बता रहा है, ये लॉसेस को बता रहा है। क्या बता रहा है? लॉस को। नब्बे से 70 हो रहा है, लॉस को बता रहा है ये। उत्पादन गेहूं, किसका उत्पादन, किसका लॉस? एप्पल का। और ये वाला जो एक तरह से आप कह सकते हो जो है कॉम्बिनेशन,
ये कॉम्बिनेशन किसको दिखा रहा है? गेन को। गेहूं तो 20 से 30 हो गया ना, इसका गेहूं। इस ग्राफ को समझो, 90 से 70 हो गया लॉस और 20 से 30 हो गया गेन को दिखा रहा है। तो ये कहता है क्या क्या उत्पादन किया जाए? तो एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए मुझे दूसरी वस्तु की हानि करनी पड़ती है, ठीक है? एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की हानि करनी पड़ती है। वस्तु की हानि होती है। एक वस्तु प्राप्त की मैंने 20 टन से 30 टन, तो दूसरी वस्तु का लॉस किया, यही कहलाती है अवसर लागत कहलाती है। ठीक, तो क्या उत्पादन किया जाए, इस समस्या को हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया। अभी अवसर लागत से नहीं जोड़ रहे हैं, अवसर लागत से आगे जोड़ेंगे, अभी थर्ड वीडियो जो और नेक्स्ट बनाएंगे। अभी तो केवल और केवल हम ये बता रहे हैं कि एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की हानि करनी पड़ती है। तो जो हानि हमको हुई दूसरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए अगर जो मैंने प्राप्त किया उसके बदले में हमें दूसरी वस्तु की हानि करनी पड़ी, तो हानि हुई, वही अवसर लागत के रूप में रिप्रेजेंट कहलाती। इतना तो एक तरह से, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि अवसर लागत क्या है। तो इस समस्या का मैंने ग्राफी मेथड से चीजें समझ ली कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, किस तरह से प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस था? ये बाई एक्सिस था। ये कौन सा एक्सिस था? एक्स एक्सिस था, ठीक है। यहां तो ये बता रहा है ग्राफ कि किसका उत्पादन किया जाए, किस मात्रा में उत्पादन किया जाए, कितनी हानि हो रही है, और कितनी हानि हो रही है तो उसका समाधान हम उसी हिसाब से एक तरह से निकालेंगे। अवसर लागत समझ में आ गई? बड़े आराम से एक तरह से समझिएगा, ठीक है। अब ये ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि क्या उत्पादन किया जाए, इसको बताएगा। दूसरा ग्राफ, दूसरी समस्या को लेकर चलते हैं, ठीक है। अभी अवसर लागत से और किसी से मैं जोड़ नहीं रहा हूं, बस केवल ग्राफ समझा रहा हूं आपको, क्योंकि ग्राफ अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाएगी, ठीक है। तो एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरे की हानि करनी पड़ेगी मुझे, वही लागत क्या कहलाती है? हानि वाली, अवसर लागत के रूप में रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। दूसरा ग्राफ, ठीक है, कैसे उत्पादन किया जाए, दूसरी चुनौती यही है ना, कैसे उत्पादन किया जाए, ठीक है। किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। फिर एक ग्राफ बनाएंगे इसके लिए, फिर इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब ये ग्राफ मेथड एक तरह से जब बनेगा, तो इस तरह से ये बनते हुए दिखाई देगा, ठीक है। और जब ग्राफ मेथड एक तरह से बनते हुए दिखाई देगा, तो कैसे बनते हुए दिखाई देगा? क्या कि ये बता रहा है क्या कि भैया पूंजी का प्रयोग किया गया, ठीक है, पूंजी आधारित। और ये दिखा रहा है क्या
श्रम आधारित। ठीक, संसाधन एक तरह से अगर पूंजी पर आधारित विकास किया जाएगा तो ये राइट साइड में शिफ्ट होगा ग्राफ। कहां शिफ्ट होगा? राइट साइड में शिफ्ट होगा। ये ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अगर पूंजी आधारित एक तरह से अगर प्रोड्यूस किया जाएगा तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा। देख रहे होंगे आप, राइट साइड में जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, ये बिंदु ले लेते हैं ए, बी, सी, डी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, तो सी डी रिप्रेजेंट करेगा, ए बी रिप्रेजेंट करेगा किसके? ए बी रिप्रेजेंट करेगा श्रम प्रधान पर आधारित वस्तुओं का निर्माण। ठीक है, किस पर आधारित? श्रम प्रधान पर आधारित निर्माण। और सी डी रिप्रेजेंट करेगा पूंजी प्रधान तकनीकी पर आधारित चीजों। ठीक है, अगर किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी लगाएंगे तो पूंजी लगाने पर जो उत्पादन संभावना वक्र है वो राइट साइड में सकता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर अर्थव्यवस्था में ठीक है तकनीकी का प्रयोग होगा, तो उत्पादन संभावना वक्र ठीक है राइट, अर्थात दाईं ओर खिसकता है। राइट साइड में ऊपर के। ठीक है, देख रहे होंगे आप। ठीक है, देख रहे होंगे, आवाज वगैरह सब ठीक है ना? ठीक है, तो ये दिखा रहा है क्या? ये दिखा रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को। ये कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी को दिखा रहा है। ठीक है, है तो भाई ये बेसिकली 5 मिनट का ही गेम ये अगर समझाने का होता मुझे, लेकिन किताब की एक एक लाइन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूं कि क्लास इस किताब का कोई पॉइंट ना छूट जाए भाई। अगर छूट गया तो दिक्कत है, अनजाने में ही। तो बहुत जल्दी भागने की जरूरत क्या है? ठीक है, यहां तो ग्राफ कैसे बनेगा? अगर राइट साइड में खिसक रहा है उत्पादन संभावना वक्र तो इसका मतलब है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। दूसरी बात को आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात को एक तरह से याद रखकर चलना है कि भैया अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, पूंजी पर आधारित चीजों का निर्माण होगा, तो ग्राफ कहां जाएगा? राइट साइड की तरफ खिसकते हुए दिखाई देगा। ये एक तरह से इसका सॉल्यूशन दिखाया गया है इसमें। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा उत्पादन संभावना वक्र अगर राइट साइड की तरफ जा रहा है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो। अब किसके लिए उत्पादन किया जाए, यही तो है ना प्रश्न। ठीक है,
किसके लिए उत्पादन किया जाए। नेक्स्ट, किसके लिए, धनी वर्ग और निर्धन के लिए। ठीक है, धनी के लिए किया जाए या निर्धन के लिए, क्योंकि संसाधन तो सीमित है। ठीक है, अगर धनी वर्ग के लिए किया जाएगा तो निवेश क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सेविंग्स क्या होंगी, बढ़ेंगी, सेविंग्स बढ़ेंगी। और अगर निर्धन के लिए किया जाता है तो इन्वेस्टमेंट लो होगा। और सेविंग्स भी क्या होंगी, लो होंगी। इसका मतलब जब ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा, इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा होगा, निवेश ज्यादा होगा तो टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी तो उसी तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, बस अभी केवल ग्राफ को समझा रहा हूं कि कैसे बनते हुए दिखाई देगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ज्यादा नहीं, अभी दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। ये बाहर नहीं है, लेकिन एक्चुअली में क्या है ना कि बनाने इसके समय में ठीक रहता है। ठीक, थोड़ा सा ढंग से बनते हुए दिखाई देने लगता है, इसलिए बाहर निकाल देता हूं। ठीक है, ये क्या शो करेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को। ठीक है, किसके लिए, हायर इनकम वालों के लिए। ग्राफ में ये क्या, लोअर इनकम। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या होगा, हाई होगा, टेक्नोलॉजी अच्छी आएगी, सेविंग्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, बढ़ेंगी। तो अगर उत्पादन संभावना वक्र राइट की साइड में जाते हुए दिख रहा है तो हम कहेंगे क्या, हायर इनकम है, इन्वेस्टमेंट एक तरह से ज्यादा है। इस तरह से उत्पादन संभावना वक्र के रूप में रिप्रेजेंट होता, वही ए बी सी डी। ठीक है, तो सी डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, सी डी रिप्रेजेंट करेगा हायर इनकम ग्रुप को, धनी वर्ग को, और ए बी रिप्रेजेंट करेगा किसको, ए बी रिप्रेजेंट करेगा लोअर इनकम ग्रुप। इतना तो समझ में आ गया। अभी ये जुड़ेगा आगे चल के, अभी तो ग्राफ पर फिर एक्सेप्शन भी आएंगे, फिर चीजें एक तरह से दूसरे ढंग से भी आएंगी। ठीक है, एक्सेप्शन भी आएगा और दूसरे ढंग से भी आएगा। ठीक है, भाई एक्सेप्शन भी आएगा, दूसरे ढंग से भी आएगा। तो वो चीजें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आगे चल के ग्राफ में। तो तीनों चीजों का एक ग्राफ बनते हुए दिखाएगा, किसके लिए उत्पादन किया जाए तो हायर इनकम के लिए ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है और लोअर इनकम की ग्राफ नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, इस तरह से चीजें रिप्रेजेंट होती है। अब दो समस्याएं और थी, अन्य समस्याएं भी थी अर्थव्यवस्था में, याद होगा आपको। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की अन्य समस्याएं, दो समस्याएं और थी, तो उनके भी ग्राफ कैसे बनेंगे। अभी केवल हम ग्राफ बना रहे हैं बाबू लोगों, जिससे आपको यह समझ में आ जाए कि ग्राफ कैसे बनते हुए दिखेगा। अगर ये ग्राफ बनते हुए समझ में आ गया तो फिर हम इसको अब सरलागा से जोड़ेंगे, चीजों को और रिप्रेजेंट करेंगे और चीजें एक तरह से देखेंगे फिर।
पहले तो ग्राफ को हम समझते हैं कि कैसे ये ग्राफ बनते हुए दिखाई देंगे तीनों चुनौतियों के रूप में। तो अब एक चुनौती क्या थी, आपको याद होगा, संसाधनों का पूर्ण एक तरह से क्या है, प्रयोग नहीं हो रहा है, अल्प प्रयोग होगा। और दूसरा क्या था, संसाधनों की अचानक से समृद्धि हो जाए या संसाधन इंक्रीज हो जाए। ठीक है, दो कंडीशन और थी, संसाधनों का अल्प प्रयोग अल्प प्रयोग हो रहा है, और दूसरा क्या आता है, संसाधनों की समृद्धि हो जाए, अचानक से संसाधन में वृद्धि हो जाए, तो ग्राफ कैसे बनते हुए दिखाई देंगे। अगर संसाधन का अल्प प्रयोग होगा तो याद रखना, ठीक है, जो ग्राफ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ये संसाधन के पूर्ण प्रयोग की स्थिति दर्शाती है। ये संसाधन के क्या है, संसाधनों के पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग की स्थिति दर्शाती है। कि रिसोर्सेस क्या हैं कि पूर्ण प्रयोग हो रहे हैं और कुशलतम प्रयोग हो रहे हैं, ये स्थिति ये दर्शाती है, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट। अब अगर कहीं यहां पर बिंदु मिलता है, मान लेते हैं कि एफ या जी के रूप में यहां कहीं बिंदु मिलता है, तो अगर इस ग्राफ के अंदर बिंदु मिलता है तो इसका मतलब है संसाधनों का अल्प प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है, संसाधनों का अल्प प्रयोग हो रहा है। ठीक है, जो उत्पादन संभावना वक्र के अगर अंदर वक्र के अंदर अगर बिंदु प्राप्त होता है, ठीक है, तो इसका तात्पर्य है, ये देखो एफ और जी, तो इसका तात्पर्य है अल्प प्रयोग। एंकर के लगता है अल्प प्रयोग। ठीक है, और यही एक तरह से अगर बाहर बिंदु मिलता है, ठीक है, बाहर बिंदु मिलता है, बस केवल समझा रहा हूं आपको, अगर यही एक तरह से बाहर बिंदु मिलता है तो संसाधनों का एक तरह से क्या हो रहा है, समृद्धि हुई है, संसाधनों की वृद्धि को दर्शाएगा, अर्थात टेक्नोलॉजी के विकास को दर्शाएगा, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को दर्शाएगा, अगर ये बाहर बिंदु मिलता। ठीक है, लेकिन इस बात को याद रखना कि ये कंडीशन वास्तव में क्या है, संसाधनों का तो पूर्ण दोहन है, अचानक से संसाधनों में कहीं से वृद्धि हो जाती है, उस कंडीशन में है, संसाधनों में वृद्धि हुई है, अर्थात संसाधनों का जो मैक्सिमम दोहन था उससे भी आगे संसाधन निकल रहे हैं, इस बात को दर्शाएगा ये। ठीक है, हाँ सर हमको और संसाधन मिल गए, हमको और संसाधन मिल गए, अचानक से संसाधन और मिल गए, उस कंडीशन को दर्शाए गए।
अगर ये पॉइंट बाहर मिलता है या बाहर से ग्राफ बनते हुए दिखाई देता है। ठीक है, अगर अंदर बनते हुए दिखाई देता है ये पॉइंट, तो संसाधनों का ये तो पूर्ण और कुशल उपयोग है, तो संसाधन अभी भी बकाया है और संसाधनों का प्रयोग अभी बाकी है। ये ग्राफ इस तरह से दर्शाएगा। और अगर संसाधनों की समृद्धि ज्यादा है तो फिर हम दिखाएंगे क्या कि भैया संसाधनों का एक तरह से समृद्धि इस रूप में रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये एक तरह से दिखाएगा संसाधनों की वृद्धि या ग्रोथ को रिप्रेजेंट दिखाएगा और ये कहेगा कि टेक्नोलॉजी का हो सकता है कि इसमें विकास हुआ हो, इसीलिए संसाधन और मौजूद रह गए। ग्राफिक मेथड हमारे ख्याल से समझ में आ गया। उत्पादन संभावना वक्र में हमने क्या क्या एक तरह से रिप्रेजेंट किया है यहाँ। ठीक है, मैंने कहा क्या, फिर से समझना कि उत्पादन संभावना वक्र जो है कई नामों से जाना जा रहा है। संभावना किसकी है, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में जो संसाधन है उनका अगर मैं उत्पादन करूंगा तो कैसे कॉम्बिनेशन बन सकता है, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया। और कैसे कॉम्बिनेशन, तो 50-50 का बना लो, 80-20 का बना लो, 60-40 का बना लो कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको ग्राफिक मेथड से जब हम समझते हैं तो हमें कुछ मान्यताओं को फिक्स करना होगा कि दिए गए संसाधन पूर्ण और कुशल उपयोग हो रहा है उनका, तकनीकी स्थिर है और संसाधन मौजूद है, संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, तभी ये कंडीशंस बनेंगी, नहीं तो ये कंडीशन नहीं बनेगी। उसके बाद हमने ग्राफिक मेथड से ये समझा क्या कि जब उत्पादन संभावना वक्र को हम बनाते हैं तो ग्राफ हमारा डाउनवर्ड जाता है, अर्थात कॉनकेव शेप में जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ता है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कम होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो एक वस्तु के उत्पादन से दूसरी वस्तु का उत्पादन कम होता है। ये इनवर्स रिलेशंस रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात विपरीत संबंध को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या है कि हमने ये भी कहा था कि क्या ये कॉन्वेक्स नहीं हो सकता है, तो हो सकता है। ठीक है, जब मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है अगर डिक्रीजिंग में चली जाए तो फिर ये कंडीशन बन सकती है, और अगर मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर स्थिर रहे तो हमारी स्ट्रेट लाइन भी हमको मिल सकती है। ये बाद की बात है, ये हम एक तरह से बाद में समझेंगे। क्या उत्पादन किया जाए, तो वास्तव में क्या है कि इसके ग्राफ को हम कैसे समझते हैं, कैसे एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी वस्तु का उत्पादन अगर बढ़ता है तो एक वस्तु का कम होगा, लॉस हो रहा है ये। ठीक है, और जी क्या है, गेन हो रहा है। तो एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की हानि होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवसर लागत के नाम से जानते हैं। इसको अब ग्राफ के माध्यम से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्राफ के माध्यम से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां से जीरो से ही शुरू होगा ना, ये ग्राफ कहां से शुरू होगा, जीरो से। ठीक है, 0, 10, यहां भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे ही तो शुरू होगा, फिर 70, ऐसे ही चलेगा ये ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ के माध्यम से हमने एक चीज ये समझी। दूसरा क्या है, कैसे उत्पादन किया जाए, श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान पर। अगर श्रम प्रधान पर अगर किया जाएगा तो ये दाईं ओर खिसकते हुए दिखाई देता है। ठीक है, यहां और दाईं ओर खिसकते हुए दिखाई देता है, जो कि दिखाता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक तरह से प्रयोग किया गया है, आधुनिक तकनीकी का एक तरह से प्रयोग किया गया है। और अगर आधुनिक तकनीकी का होगा तो कहां की तरफ खिसकेगा, ये दाईं ओर की ओर खिसकाव होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, परंपरागत तकनीकी से अगर हम पूंजी प्रधान तकनीकी की तरफ जाएंगे तो दाईं ओर खिसकते हुए दिखाई देगा, अर्थात राइट साइड में खिसकते हुए दिखाई देगा। ये किसके लिए उत्पादन किया जाए, धनी के लिए, निर्धन के लिए। अगर धनी के लिए एक तरह से किया जाता है तो हायर इनकम को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और सेविंग वहां पर बढ़ते हुए दिखाई देगी।
ठीक है, तो टेक्नोलॉजी भी आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी तो ग्राफ हायर इनकम का बनेगा, लो इनकम का एक तरह से जो ग्राफ बनता है वो अंदर की तरफ बनते हुए दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, अर्थव्यवस्था की अन्य समस्याओं के संसाधनों का अगर अल्प प्रयोग हो रहा है तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, वो एक तरह से दिखाई देगा कि अंदर की तरफ अगर कोई बिंदु मिलेगा हमको फिर, या अंदर की तरफ ग्राफ बनते हुए जब दिखाई देगा, इस संसाधनों के कुशलतम उपयोग के अंदर की तरफ अगर ग्राफ बनते हुए दिखाई देगा तो हमको कहा जाएगा कि संसाधनों का अल्प प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और अगर बाहर की तरफ बनते हुए दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे संसाधनों की समृद्धि हुई है, संसाधनों की नई खोज हो गई है, टेक्नोलॉजी का अगर विस्तार हो गया है तो वो उस तरह से ये चीजें रिप्रेजेंट हो। इतनी बात तो ग्राफ के मेथड से आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में अब इसको हम जोड़ेंगे अवसर लागत से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, अवसर लागत से इसको जोड़कर समझेंगे, फिर थोड़ा सा हमको और क्लियर होगा मामला। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं।